तो हेडिंग डाल दो डीपीएसपी के महत्व। डीपीएसपी के महत्व कर लो थोड़ा सा, इसलिए कोई डाउट ना रहे, इम्पोर्टेंट है। डीपीएसपी के महत्व लिख लीजिए। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में भाग 4 के अंतर्गत विकास और परिवर्तन के साधन के रूप में, और परिवर्तन के साधन के रूप में या उपकरण के रूप में, या उपकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्य को लिखना, राज्य को स्वीकार किया गया है। संविधान, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में, अगर भूल गए हो चूक रहे इधर गए थोड़ा लाइन आगे से लिखोगे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करोगे। विशेषता के रूप में भाग 4 में सामाजिक आर्थिक विकास और परिवर्तन के अंतर्गत या परिवर्तन के साधन के रूप में या उपकरण के रूप में राज्य को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट इसी में लिखिएगा, ताकि भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में, ताकि भारत को एक लोक कल्याणकारी के रूप में या राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। ये डीपीएसपी का महत्व क्या है? अब बोल बार नहीं आ रहा है ना, तो लाइन चेंज करके वहां से छोड़। जब कभी ऐसी स्थिति हो जाए कि हम एक दो लाइन पीछे हो जाए, तो फट से लाइन को चेंज वहां से छोड़ देना है, और आगे से जहां से बोला जा रहा है वहां से लिखना स्टार्ट कर दो। नहीं, पूरा आपका जो पूरा टाइमिंग होगा ना, वो केवल देखने में पूछने में ही चला जाएगा। ठीक है, छोड़ो, दो लाइन बाद में पूछ के कहीं देख के लिख लेना, आगे से चलते हैं। तो जो आपका डीपीएसपी है, डीपीएसपी का मतलब समझ रहे हैं ना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये क्या करता है? ये भारतीय भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में हमको क्या करता है? परिवर्तन के रूप में राज्य को या देश को, समाज की स्थिति बनी रहे, उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहे, है ना, और उसका विकास हो। ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के डीपीएसपी राजनीति तत्व को प्रभाषित करता है। ठीक है ना? इससे क्या होगा कि जो हमारे भारत देश की, या जब लोगों का कल्याण होगा, लोक कल्याणकारी के रूप में काम होगा, तो राज्य किस रूप में स्थापित होगा? ठीक है ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख लें, ताकि डीपीएसपी कभी पूछ ले कोई तो आप बता पाए। भाग 4 के अंतर्गत उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया गया है, उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को अपनाया गया है जिसके आधार पर ही, जिसके आधार पर ही भारत में सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र, तंत्रता, स्पीड बढ़ाओ,
जो छूट जाए छोड़ दो, लेक्चर बन रहा है आपका, वहां पे जाकर देख लेना। स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना की जा सकती है। और न्याय की स्थापना की जा सकती है। भाग 4 में क्या बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय की स्थापना की गई है ना। इस प्रकार निर्देशक तत्वों या तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वर्णित आदर्शों, मूल्यों, उद्देश्यों, आदर्शों, मूल्यों, उद्देश्यों और संकल्पों का विस्तार है। प्रस्तावना लिख लेंगे आप लोग, जो संविधान की प्रस्तावना है लिख पाएंगे क्या? लिख लीजिएगा एक बढ़िया से पेज में। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए, है ना। ये ध्यान से सुनिएगा, वो जो आपकी प्रस्तावना है ना, वो 4 भागों में डिवाइडेड है। कितने भाग में है? 4 भाग में। पहले आप एक काम कीजिएगा, मिल जाएगा, अगर नहीं मिल पाएगा, अगर नहीं मिल पाए तो गूगल कर लीजिएगा, उस पर आ जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे लिखा है, कहीं कहीं देखिएगा डार्क करके बोल्ड करके लिखा होगा काले से, उसको कलर चेंज करके लिखना, ठीक है, ताकि हम तुमको अच्छे से समझा दें। तो एक प्रस्तावना, एक पेज में और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल प्रस्तावना ही होनी चाहिए। लिखेंगे ना अब तो एक पेज के लिए आप स्पेस दे दीजिए इसमें, बाकी आगे से लिख लीजिए। अभी नहीं, अभी लिख लीजिए, बाद में कहीं प्रस्तावना का एक लिख के पेज छोड़ दीजिएगा, ठीक है। निदेशक तत्व, लाइन चेंज करके लिखो, निदेशक तत्वों के अंतर्गत, निदेशक तत्वों के अंतर्गत नीतियों, कार्यक्रमों, अजीत कहीं गया है? अभी आया था ना, का वर्णन किया गया है। डीपीएसपी के अंतर्गत नीतियों, उन नीतियों कार्यक्रमों का वर्णन किया गया है जिसके आधार पर एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में, नीतियों कार्यक्रमों का वर्णन किया गया है जिन या जिसके आधार पर आधुनिक राष्ट्र के रूप में, आधुनिक राष्ट्र के रूप में एक नए भारत का निर्माण किया जा सके। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उन नीतियों और कार्यक्रमों का क्रियान्वित या क्रियान्वयन या निर्माण किया गया है या वर्णन किया गया है, निर्माण नहीं, वर्णन के लिखिएगा, वर्णन किया गया है जिसके अंतर्गत आधुनिक राष्ट्र के रूप में, जिसके माध्यम से लिखो, जिसके माध्यम से भारत को एक
प्रजातांत्रिक, भारत को एक प्रजातांत्रिक व प्रजातांत्रिक व लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। लाइन चेंज करके लिखिएगा। संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल, संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल समय समय पर संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल समय समय पर शासन में आते हैं, सरकार बनाते हैं। उनकी विचारधारा में अंतर भी होता है। लेकिन निदेशक तत्व सभी सरकारों को वैचारिक भिन्नता के बावजूद एक नीतिगत निर्देश प्रदान करती है या एक नीतिगत निरंतरता प्रदान करती है। सभी सरकारें उन नीतियों को ही लागू करने का प्रयास करती हैं जिनका प्रारूप निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत दिया गया है। पेन डाउन करके सुनो। देखो, संसदीय लोकतंत्र में विभिन्न दल है ना, कई पार्टियां हैं, वो समय समय पर सरकार में आती हैं। पहले कांग्रेस थी, अभी भाजपा है, ठीक है, फिर कल को कोई और होगा। तो ये जब विभिन्न दल हैं, इनकी भी अपनी समय समय पर शासन में आएंगे, सरकार बनाएंगे, और इनका भी एक अपना क्या होगा विचार। हर एक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, अपनी अपनी सभी विचारधारा पे चलते हैं। जैसे कांग्रेस की एक अपनी अलग विचारधारा है, बीजेपी की एक अपनी अलग विचारधारा है, तृणमूल की अपनी एक अलग विचारधारा है ना, जेडीयू राजद की अपनी एक अलग विचारधारा है, सपा बसपा की एक अपनी अलग विचारधारा है। तो ये लोग अपने अपने एक अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी जब ये सरकार में आएंगे, तो जो हमारा नीति निदेशक तत्व है, जो डीपीएसपी है, वो इन सबको कहता है, निर्देशित करता है निरंतरता, कि आप डीपीएसपी को फॉलो करेंगे, सामाजिक
आर्थिक स्थिति मजबूत हो, विकास हो, परिवर्तन हो, डेवलप हो, जिससे हमारा एक राज्य है, वो एक देश है, एक नया राष्ट्र के रूप में निर्माण करे। और सरकारें क्या करती हैं फिर, अलग अलग विचारधारा होने के बावजूद भी हमारे नीति निर्देशक तत्व के नियमों का क्या करती हैं, पालन करती हैं। बात समझ में आया है? डीपीएसपी यही है। डीपीएसपी का सिद्धांत क्या है मैं बता चुका हूं। जो निर्देशक तत्वों का सिद्धांत है वो क्या है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण कल बताए थे। प्रथम चरण में 1950 से 1970, 70 से 80 में बताए थे। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। 24वां 25वां 42वां संविधान संशोधन याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है? तृतीय में क्या हुआ था, 80 से वर्तमान समय तक, आज तक, और वे एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक नहीं होते हैं। समझे? तो ये सब है, ठीक है। अधिकार एवं विकास के एक पूरक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं। एक हेडिंग डालिएगा, नीति या निदेशक तत्वों को लागू किए जाने की दिशा में किए गए प्रयास। क्या क्या अभी तक प्रयास किए गए हैं डीपीएसपी को लेकर के, वो एक हेडिंग डाल दीजिए। इंपॉर्टेंट है, आप आईएमपी करके डाल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेडिंग लिखिएगा, निदेशक तत्वों को लागू किए जाने की दिशा में, निदेशक तत्वों को लागू किए जाने की दिशा में किए गए प्रयास। पहला, कुछ प्रयास किए गए हैं, आप इनको याद रखेंगे जरूर, ठीक है। कुछ चीजें ना याद रहे डीपीएसपी के बारे में, लेकिन इसको जरूर याद रखेंगे। तो पहला लिखें, प्रथम संशोधन। पहला संशोधन किया था डीपीएसपी को लेकर के, ठीक है। फिर लिखे चौथा संशोधन, फिर लिखे 17वां संविधान संशोधन। मैं थोड़ा शार्ट शार्ट में लिखा हूँ क्या? फिर लिखे 24वां 25वां 42वां 44वां, बढ़ाते जाओ, स्पीड बढ़ाओ। देखो ऐसे लिखेंगे, प्रथम संशोधन जैसे ही करना है, दूसरा चौथा संशोधन, फिर 24वां, फिर 25वां, फिर 42वां, फिर 73वां। देखो सारे संशोधन हुए हैं, लिखते रहे। 73वां, 86वां 86, फिर 93, 93,
फिर 103 विधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए ही लाए गए थे। संविधान संशोधन अधिनियम निदेशक तत्वों को ही लागू करने के लिए लाए गए थे। इधर देखेंगे जरा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई इधर कि निदेशक तत्वों के लिए 4-6 संविधान संशोधन दे देगा, तो इनमें से कौन संविधान संशोधन लाया गया था? तो आप याद रखना, पहला, चौथा, 17वां, ठीक है, 24वां, 25वां, 42वां, 44वां, 73वां, 86वां, 93, 103, याद है ना? ठीक है, ये संविधान संशोधन डीपीएसपी के लागू करने के लिए लाए गए थे। इनको लेकर के कहीं भी एक दे रखा होगा तो आप उस पर चले जाइएगा, बाकी 3 को हटा दीजिएगा। समझ में आया है कि नहीं आया है? या आपसे ये कह देगा कि डीपीएसपी को लेकर निम्न में से कौन से संविधान संशोधन लाए गए थे, तो 2-3 दे देगा, 1-2 दे देगा, बाकी को कुछ गलत इधर मिला के दे देगा। तो आपको ये संशोधन याद रखने हैं। कौन कौन बोलोगे यार? पहला, चौथा, 17वां, 24वां, 25वां, 42वां, 44वां, 73वां, 86वां, 93, 103। बात में याद रहेगी ना? ठीक है, तो नेक्स्ट लिख ले, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। देखो, मैं समझा रहा हूं, पहले समझ लीजिए। 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग नाम का गठन हुआ। योजना आयोग, अभी उसका नाम बदल के रख दिया गया है नीति आयोग। वो 2016 में बदला गया था, आई थिंक। ठीक है, हा? जो भी है, ठीक है। तो जो पहले हम लोग 20 का नहीं, अभी लास्ट में नीति आयोग याद रखेंगे, पहले का योजना आयोग। योजना आयोग कब लागू किया गया था? 15 मार्च 1950 को, ठीक है ना? ये लागू क्यों किया गया था? ताकि नीति निर्देशक तत्वों को क्या किया जा सके, लागू किया जा सके, जिससे कि समाज की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति वो क्या हो, मजबूत हो। इसीलिए योजना आयोग को लाया गया था, ठीक है ना? तो एक लाइन में लिखेंगे आप, 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए, निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को, सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को निर्मित करने के लिए किया गया था। सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को, विकास के कार्यक्रमों को निर्मित करने के लिए किया गया था। योजना आयोग का गठन क्यों किया गया था? सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों को क्या किया जा सके, निर्मित किया जा सके, बनाया जा सके। वर्तमान में लाइन जिनके लिखे, वर्तमान में नीति आयोग, वर्तमान में नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद इत्यादि
कि निदेशक तत्व में कि निदेशक तत्व में वर्णित उद्देश्यों को लागू करने के लिए ही कर रहे हैं। पॉइंट है सारे, पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे, फिर एक दूसरा पॉइंट लिखेंगे। आर्टिकल 39A को लागू करने के लिए तो अभी हेडिंग है ना कि निदेशक को लागू करने के लिए किए गए दिशा में प्रयास है ना, ये क्या क्या प्रयास किए गए हैं वो हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। किस अनुच्छेद को लेकर के क्या प्रयास किया गया है ये सब बता रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 39A में या ए के लागू करने के लिए प्रोवीनो लीगल सर्विस कॉमा टेलीला सर्विस टेलीला सर्विस, न्याय मित्र योजना नालसा ग्रामीण विधिक सहायता केंद्र आदि की स्थापना की गई या की गई है। ग्रामीण विधिक सहायता केंद्र आदि की स्थापना की गई है, समझिएगा थोड़ा सा। आर्टिकल 39A को लेकर के जो प्रयास किए गए हैं, पहला प्रयास क्या किया गया है, प्रोवीनो लीगल सर्विस, दूसरा टेलीला सर्विस, फिर न्याय मित्र योजना, नालसा और ग्राम या ग्रामीण विधिक सहायता केंद्र, ठीक है। इसको लेकर के ये सारी इस दिशा में प्रयास किए गए हैं। दूसरा लिखें, आर्टिकल 40 में आर्टिकल 40 क्या है बता सकते हो? ग्राम पंचायत ना, पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ के आया करो, ठीक है। तो लिखो, ग्राम पंचायतों के संगठन को लागू करने के लिए, ग्राम पंचायत के संगठन को लागू करने के लिए वर्तमान में ग्राम पंचायत के संगठनों को लागू करने के लिए या संगठन को लागू करने के लिए वर्तमान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन चलाया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन आर्टिकल 40 को लिखो है। आप कुछ ना याद रखना तो इतना याद रखना, आर्टिकल 40
को लेकर के कौन सा मिशन चलाया गया है? राष्ट्रीय ग्रामीण या राष्ट्रीय ग्राम मिशन योजना, स्वराज योजना, सॉरी, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज मिशन। ठीक है, एक लाइन चेंज करके इसी में लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखो। नगर पालिका को, नगर पालिका को, हाँ वो जो राष्ट्रीय स्वराज मिशन चलाया जा रहा है ना, वो आर्टिकल 40 के अंतर्गत है। ठीक है, इसी को लेकर के एक योजना है, मिशन है। लिखो, नगर पालिका को वित्तीय रूप में सशक्त बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए म्युनिसिपल बांड, देखो की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इंपॉर्टेंट है, अच्छा। तो ये मुसाफिर खाना क्या है बताओ? नगर पालिका है, ठीक है। तो इसको वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया गया है? म्युनिसिपल बांड, है ना, की अवधारणा से काम करेगा ताकि इसकी क्या है हो जाए, इसकी वित्तीय रूप में इसको सशक्त बनाया जा सके। ठीक है, जितनी जितना लाभ, जितनी परियोजना योजना यहाँ आएगी उतना गांव में जाएगी नहीं, यहाँ कूड़ा भी उठाने वाले आएंगे ना। ठीक है, लिखो आर्टिकल 41 मनरेगा। ये मनरेगा किसके तहत चलता है बताओ? 41 लिख लीजिए, मिशन है, सारे प्रयास किए गए हैं। तो आर्टिकल 41 लिखो, मनरेगा। आर्टिकल 42 लिखो। बस मनरेगा से समझ गए ना? मनरेगा फुल फॉर्म पता है? महात्मा गांधी, क्या है बता दो, है मनरेगा, रोजगार गारंटी। ठीक है, तो मनरेगा जो चलाया जा रहा है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत चलाया जा रहा है? 41 याद रखेंगे ना? हाँ, देखो 42, मातृत्व लाभ, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। मातृत्व लाभ नहीं पा रहा है, मातृत्व क्या? मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 कामा करके लिखेंगे। जननी सुरक्षा, जननी सुरक्षा, किलकारी योजना, किलकारी योजना, किलकारी योजना, किलकारी का मतलब क्या है? आ? बच्चा जब पैदा होता है तो वही तो होती है किलकारी, है ना? हाँ, ठीक है, खुशहाली, किलकारी, है ना, टाइप का। देखो 43, आर्टिकल 43 क्या है, वो बना रही है का? हाँ,
योजनाएं हैं भाई, इनको लिखो। चलाएंगे नहीं चलाएं? टाइम क्या है? प्रयास तुम बहुत करते हैं, फिलहाल परेशान ना हो, देखते हैं। तो लिखो इसके अंतर्गत, 43 के अंतर्गत लिखो, खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामीण उद्योग के बोर्ड की स्थापना, हाँ, खादी एवं ग्रामीण उद्योग के बोर्ड की स्थापना, उसमें लिखो कामा लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना, कामा सिल्क बोर्ड की स्थापना। समझे? 43 क्या कहे, 43 के अंतर्गत क्या क्या चलाया जा रहा है? खादी एवं ग्रामीण उद्योग योजना, है ना? और लघु उद्योग के बोर्ड की स्थापना, सिल्क बोर्ड की स्थापना, है ना? हाँ, एक लाइन नीचे करके लिखेंगे, न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी दर अधिनियम, 45वां लिखो। 45वां के आगे लिख लो केवल 86वां संविधान संशोधन, फिर लिखो 46, आर्टिकल 46। इसमें लिखो पहला, पहला यानी प्रथम व 103वां संविधान संशोधन। आर्टिकल 46 के अकॉर्डिंग कौन कौन से संशोधन किए गए हैं बताना जरा, पहला और, ठीक है ना? हाँ, तो फिर लिखे 48, आर्टिकल 48 लिख लो, लिख लो। 48 में लिखो हरित क्रांति की अवधारणा, हरित क्रांति की अवधारणा, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लो, हाँ यार, टेक्नोलॉजी, अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास। आर्टिकल 48 ए लिखो, आर्टिकल 48 ए लिखें, क्या है? वन और वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम, वन व एवं वन्य जीवों या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जंगल और जंगल में जो जीव हैं उनका क्या है? संरक्षण के तहत अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है ना? तो लाइन चेंज करके लिखेंगे 1986 में, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, लाइन चेंज करके लिखो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 1988 में
राष्ट्रीय वन्य नीति 73 में 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता जिसके अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। हो गया? तो लिखें आर्टिकल 49। लिखो 49। पंचशील, पंचशील लिख लेंगे ना? गुटनिरपेक्ष, एवं गुजराल सिद्धांत। आर्टिकल 49 के अंतर्गत है पंचशील, गुटनिरपेक्षता, निरपेक्षता कर दो तो दिक्कत, निरपेक्ष और गुजराल सिद्धांत। देखो आपको इतना ही जानना है, मैं बता दूं पंचशील क्या है या गुटनिरपेक्षता क्या है या गुजराल सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो अभी आगे लिख लीजिए, पहले इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है पहले वो हम लोग करें। कुछ तो करना होगा। ब्याज सुनो पहले शांति से सुन लेंगे, अगर आपको लगेगा तो बताइएगा, मैं लिखवा दूंगा। आगे है डीपीएसपी के संबंध में कुछ कथन। पहला कथन है भीमराव अंबेडकर साहब का। पीछे क्या कर रहा है, यही नजर रखो। पहला यह है कि जो कथन कहे गए हैं डीपीएसपी के संबंध में, प्रमुख कथन है तो केटी शाह का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, के एम पाणिकर का है, ग्रेन का, आइंस्टीन का है। ये कुछ विचार हैं, आप चाहें तो पहले सुन लें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि जो नीति निदेशक तत्व हैं या निदेशक तत्व भारत में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। कहा था जो नीति निदेशक तत्व है, जो निदेशक तत्व है, डीपीएसपी जो है वो भारत में क्या करता है, भारत के लोकतंत्र में आर्थिक या आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये उनका कथन है। दूसरे थे आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि निदेशक तत्व जो होते हैं ना वो पवित्र इच्छाएं हैं, पवित्र इच्छाएं हैं, और भारत में इसे फेबियनवाद यानी फेबियन समाजवाद की स्थापना करते हैं। ये फेबियन समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद। कहेंगे तो मैं लिखवा दूंगा, जैसे भी कहेंगे, पहले सुन लीजिए। एक और थिंकर थे, विचारक थे, केटी शाह।
केटी शाह ने कहा कि निदेशक तत्व ऐसे तत्व हैं, ये एक ऐसा चेक है, यह चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर करता है। जैसे आप एक चेक है ना, आप चेक बुक ले लीजिए और लेके जाइए, अगर बैंक नहीं चाहे तो वो चेक आपको भुगतान नहीं करेगी। तो डीपीएसपी को लेकर के केटी शाह ने कहा था ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान कौन करता है, बैंक करता है, या बैंक की इच्छा पर निर्भर है। एक थे के.एम. पाणिकर, इन्होंने कहा था कि निदेशक तत्व आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है। और थे ग्रेनिका आइंस्टीन, इन्होंने कहा था कि निदेशक तत्व भारत में सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास करेगा। पीएसपी क्या करेगा, भारत में सामाजिक क्रांति लाएगा। क्रांति का मतलब लड़ाई से नहीं होता है, मतलब हम एक दूसरे को सामाजिक रूप से जोड़ने का काम करेंगे, सामाजिक क्रांति लाएगा। इसको कहा था ग्रेनविल आइंस्टीन। डीपीआरएस, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, दोनों मिलकर संविधान के आंतरिक कोड का निर्माण करेंगे। यही है, लिखवाना है, बहुत लिखवाऊं, जरूरी नहीं है, बस इतना सा याद रखना, सारे लोग ग्रेन, चाहे वो ग्रेनविल आइंस्टीन हो, चाहे के.एम. पाणिकर हो, चाहे अंबेडकर हो, चाहे आइवर फेनिक्स जेनिंग्स हो, ठीक, चाहे केटी शाह है, सब लोगों ने डीपीएसपी को लेकर के भारत के संदर्भ में यही कहा कि इससे समाजवाद की स्थापना होगी या लोकतंत्र इससे क्या होगा, मजबूत होगा। बस, तो इसकी आलोचना भी है, तो आलोचना में हमको नहीं जाना है, ठीक है, आलोचना में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। मैंने एक बताया था आपको समान नागरिकता संहिता, बताया था, यूसीसी, ध्यान से सुनेंगे, आवाज नहीं करेंगे तो आराम से समझ लेंगे। देखो, एक ट्रिपल सी आया था, क्या था ट्रिपल सी, यूसीसी क्या है, समान नागरिकता संहिता है, आर्टिकल 44। समान नागरिकता संहिता का मतलब क्या होता है, मतलब ये राज्य को, जो समान नागरिक संहिता है, ये राज्य को ये निर्देशित करता है कि भारत के संपूर्ण राज्य अपने नागरिक के लिए क्या करेंगे, समान नागरिकता संहिता कानून लागू करेंगे। जैसे मैं बताऊं आपको, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत मुख्यतः विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी संपत्ति, समझते आइएगा आप, और गोद लेने जैसे मामले में सभी धार्मिक और जातीय संप्रदायों में एक कानून को लागू करने की आवश्यकता पर बल देता है। आप विवाह को लेकर के एक कानून होना चाहिए, एक नियम होने चाहिए, तलाक को लेकर के भी एक कानून, एक नियम होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? किसी उत्तराधिकारी संपत्ति को लेकर के, मतलब किसी की संपत्ति का उसका हकदार कौन होगा, जो उसका उत्तराधिकारी होगा। आप अपने पिताजी की संपत्ति की कौन अधिकारी हो, तुम नहीं कि उत्तराधिकारी हो,
उनकी संपत्ति किसी दूसरे को जा सकती है? सकती है। जब वो बहिनामा कर देंगे तो चली जाएगी, और क्या। हाँ, बेच ही दे, पहले से बेच दे। या उसका और होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको कि क्या कर दे, हैं? बेदखल नहीं, आ, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो दिमाग, क्या बोलते हैं, आप जान रहे हो, बताओ ना क्या बोलते हैं। आ? नहीं नहीं नहीं, खैर छोड़िए ना, उससे कोई मतलब नहीं। आ? हल्फनामा बयाननामा ऐसे कुछ करके है, पता मुझे याद दिमाग नहीं कर रहा है कुल मिला के। ठीक है, तो भारत औपनिवेशिक काल से ही अलग अलग समाजों, संप्रदायों के लिए अलग अलग व्यक्तिक कानून अर्थात पर्सनल लॉज को अपनाया गया है, या लागू करने की नीति को ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको अपनाया गया था। देखिएगा, आप इतिहास में भी पढ़िएगा, प्राचीन काल में भी पढ़िएगा, ठीक है ना, औपनिवेशिक काल में पढ़िएगा, तो सारे लोग इस संदर्भ में बना के रखे हुए थे। हाल फिलहाल में ब्रिटिश सरकार की जो गाइडलाइंस है द्वारा अपनाया गया है इस पर्सनल लॉज को, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार का जो मूलभूत उद्देश्य था वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रति अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठावान बनाना था, ताकि उन्हें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक कर राष्ट्रीय आंदोलन की ओर क्या किया जा सके, विभाजित किया जा सके। ये सब कुछ है, हमारी एक पृष्ठभूमि है, तो मैं इन पृष्ठभूमियों में बात करूंगा। तो आप ऐसे लिख लें हेडिंग के तौर पे कि क्या लिखेंगे, काटूं, कितना काटूं, लिखो 1923 में, 1923 में क्या हेडिंग क्या लिखेंगे आप, समान नागरिकता संहिता, यूसीसी ऐसे लिखेंगे।